टीवी के नेतानामा कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जोन 5 के अध्यक्ष राजेश चौधरी, जो 3 बार से पार्षद हैं। पार्षद बनने के सफर में आए उतार चढ़ाव और भिलाई की राजनीति में आए बदलाव को लेकर प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत से खास बातचीत की। आज नेतानामा कार्यक्रम में हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, जो पार्षद और जोन अध्यक्ष भी हैं। ये इनका तीसरा कार्यकाल है। 2 बार ये निर्दलीय चुनाव लड़े और इस बार ये कांग्रेस से पार्षद बने हैं और इन्हें जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर राजनीतिक में वो आए कैसे, कैसे उनका रुझान हुआ और आखिर इनके आदर्श कौन रहे जिनको देख करके आगे बढ़े। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रभात टीवी। बताएंगे कैसे राजनीति में आना हुआ आपका? मेरा राजनीति में आना एक इत्तेफाक था। क्या हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए हमको किसी नेताओं के घर जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना, उनके साथ में घूमना फिरना। तो इसको देखते देखते एक दिन का वाकया था। उस वाकये का मुझे याद है, 2000 के लगभग की बात थी। उस वक्त हम लोग युवा एका परिषद से जुड़े हुए थे और हमारे किसी छोटे भाई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था सेक्टर 6 के आसपास, और वो ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे। तो जब मैं कोतवाली थाने गया तो पूछा, तो बोले कि भाई ये लोग वहाँ पे गांजा पीते हैं, वहाँ पे ये लोग गांजा पी रहे थे या ऐसा कुछ बता के बैठा दी, मिलने नहीं दिया। तो मैं वो रात भर जो है परेशान रहा और सवेरे अपने नेताओं के पास में गया तो एक नेता सो के नहीं उठा था। दूसरे के पास में गया तो वो बोले यार अभी समय नहीं है, मैं रायपुर जा रहा हूँ। अंत में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि चलो चलते हैं कोतवाली थाना। वहां मिला, एक मित्र मिला मेरा, उसने 1500 रुपए की डिमांड की और पैसा दिया और छूट गया। 4 बच्चे, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो बिल्कुल निराधार थे और उनका कोई दोष नहीं था। उस दिन के बाद से जो पीड़ा मुझे हुई कि लगा कि मुझे अब सीधे जमीन पे आना पड़ेगा, सीधे रास्ते पर। उस दिन के बाद से मैंने एक दल को ज्वाइन किया और लगातार अब मैं निर्माण कर रहा हूँ। भाजपा में भी रहे लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ गया आपको, कैसे हुआ? वो रमेश भैया, आपको तो मेरा परिचय बचपन से मालूम है, मैं अभी आपको जान रहा हूँ। जहाँ से हम पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, वहाँ पर हमको ज्यादा झुकने का मतलब सिखाया नहीं गया कि बिल्कुल झुक के साष्टांग रहो, और उसी आदत ने हमको नेताओं के नजदीक जाने से रोका है। नेता लोग हमको अपना नहीं मानते थे कि ये इसका व्यवहार जो है थोड़ा सा, लेकिन सच बोलना अगर किसी को कड़वा लगता है तो क्या करें। तो ऐसे ही लोगों के मन में था कि हमारा आदमी नहीं है, ऐसा तो टिकट काट देते थे लोग। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं जनता के बीच जाके पूछूं तो लोगों ने कहा आप निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े, वहां की जनता, वहां के बच्चे, वहां के जो लोग थे वो आपको समर्थन तो किए ही। बैनर पोस्टर का बड़ा दिक्कत होता था उस समय, तो वो सब लोग बनाए, चित्र बनाए। उसके बाद चुनाव चिन्ह जो 2 पत्ती आपको मिला था, वो सब बना बना के तोरण पत्ता टाइप का लगाना, वो मेरे को याद है उस समय का। मैं देखता था तो बड़ा आश्चर्य होता कि निर्दलीय के लिए इतना समर्पण देखने को मिला। कैसा लगता है, वो कैसा माहौल था उस समय? मैं पहला चुनाव 2005 में निर्दलीय के रूप में लड़ा। उस वक्त मेरा वार्ड क्रमांक 42 हुआ करता था और मुझे चुनाव चिन्ह के रूप में 2 पत्ती आवंटित हुआ था। तो उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। तो उस वक्त तो मेरे बड़े सन्नाटा था और मेरा फुल टाइम जो था पॉलिटिक्स करना, लोगों की सेवा करना, सड़क पे ही घूमना। तो जिन्होंने मुझे खड़ा किया तो उन्होंने पूछा भी मुझे कि कुछ आर्थिक मदद करें क्या, तो मैंने मना कर दिया, नहीं भैया इसमें हो जाएगा। तो उनको लगा कि जब मैदान में इसको उतार दिए हैं, छोटा भाई है, बेटा है ना। तो उस वक्त मेरे जो परिवार के बच्चे थे लगभग सभी लोग बीई कर रहे थे। मेरे को मालूम पौली बीई हमारे यहाँ का चलन है। उन बच्चों ने हाथ से ड्राइंग बनाई 2 पत्ती, और कई दीवारों पे 2 पत्ती बनाई, सड़कों पे 2 पत्ती बनाई। और मुझसे ज्यादा वो उत्साहित थे कि नहीं कि चाचा भैया जो मैदान में उतरे हैं उनको तो जिताना ही है कैसे। और मेरा लगभग खर्चा 0 था।
मतलब कहने का मतलब मैं उनका अभी भी मतलब दिल से आभार मानता हूं। और दूसरा चुनाव जब मैंने निर्दलीय के रूप में लड़ा तो 2015 में, उस वक्त मेरा चुनाव चिन्ह सीढ़ी छाप था। तो उस वक्त वो सारे बच्चे भी पास आउट हो चुके थे, कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने नया चीज बोला कि चाचा ये सब नहीं करना। उन्होंने घर से पेंसिल पेन लाकर उस पर सीढ़ी बनाई। ऐसा मुझे मालूम नहीं था। तो बाद में जब मैं तोरण को देखा तो पूरे कागज के पन्नों के तोरण में पूरा सीढ़ी 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 सीढ़ी, वो हाथ का बनाया हुआ था, कोई प्रिंटिंग नहीं था, कुछ नहीं था। दीवारों पे सीढ़ी बनी हुई थी, वो सब हाथ की बनाई हुई थी। तो मुझे बाद में लोगों ने कहा कि जिन्होंने मैं आपके लिए प्रयास किया है उनका मन और दिल इतना साफ है कि ये हाथ की बनाई पेंटिंग लोगों को छू जा रही है, दिल को छू रही है। आप जो है लक्की हैं बहुत कि आपको ऐसे समर्थक और कार्यकर्ता मिले हैं करके। तो मैं उन सबका धन्यवाद करूंगा, चाहे वो मेरे छोटे भाई लोग हो या बड़े भाई लोग हो, जिन्होंने मुझे आज तक सम्मान दिया है और इस मौके इस जगह तक पहुंचाया है। मैं पूरे वार्ड का सभी समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो दौर था, 2 बार निर्दलीय थे, काम भी नहीं होता था, बड़ा मन में कई कई बार कुछ लोग आते थे, उनको टीज भी था कि काम निर्दलीय को जिता तो दिए लेकिन कहीं गलती हो गई, लगता है काम नहीं हो पा रहा है। तो कैसे उसको हैंडल करते थे? देखिए, काम तो ऐसा है कि जब पहली बार चुनाव लड़ा हमने 2005 में, तो उस बार तो बच गए हम लोग। इसलिए बच गए कि उस वक्त बीएसपी कुछ करने देती नहीं थी। 1.5 लाख रुपए पार्षद निधि थी और 2,500 मानदेय था। और 1.5 लाख में आप टाउनशिप में कराने क्या जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने बहुत प्रयास किया। मतलब कहना ऐसा चाहिए के सिंघल साहब जीएम थे, मैं बार बार जाता था, सर 1.5 लाख रुपए है हमारे पास में, क्या करें। बोले नहीं नहीं टाउनशिप में कुछ नहीं करना, सर झूला लगा देते। नहीं नहीं कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से 4-5 बार में 2007 में एग्री हुए। के सिंघल साहब जीएम थे, बोले ठीक है झूला फिसल पट्टी वगैरह लगा लीजिए, लेकिन वहाँ बोर्ड नगर निगम का नहीं लगेगा। मैंने ठीक है सर, वो तो दुनिया को मालूम पड़ ही जाता कौन लगाया करके, बोर्ड नहीं लगेगा। तो पहला शहर का मैं टाउनशिप का पहला पार्षद था कि 2007 में मैंने 1.5 लाख की पार्षद निधि, झूला फिसल पट्टी, शीशा और चेयर लगाई। और मेरा सौभाग्य है कि वो आज भी उसी प्रकार सही सलामत है। आज भी लोग उसमें झूल रहे हैं। मतलब मेरा पहला प्रयास था टाउनशिप में और वो आज भी चल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। काम कैसे रुक जाता था, क्यों नहीं हो पाता था काम? ऐसा है कि 2005 में तो काम कहीं भी नहीं हुए, लेकिन उस वक्त भी मेरी उपलब्धि थी कि मेरा सबसे पहला टाउनशिप का पेविंग ब्लॉक मेरे वार्ड में लगा था 2.5 लाख रुपए के लगभग लागत से। उस वक्त टाउनशिप में कहीं भी पेविंग ब्लॉक नहीं लगा था। मेरी 2 उपलब्धि थी 2005 के कार्यकाल में। पहला तो मैंने एनओसी में झूला फिसल पट्टी सबसे पहला मेरे यहाँ लगा, सबसे पहला टाउनशिप में पेविंग ब्लॉक मेरे यहाँ लगा, और बाकी के काम तो होते नहीं थे। तो दूसरे कार्यकाल में ऐसा है कि जब मैं 2015 में दोबारा निर्दलीय के रूप में पार्षद चुना, तो उस वक्त शहर में सभी जगह काम हो रहे थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, देवेंद्र यादव जी हमारे महापौर थे, दोनों का आपस में ट्यूनिंग नहीं था। फिर मैं निर्दलीय, मेरा ट्यूनिंग किसी से नहीं था, तो थोड़ी तकलीफ तो रहेगी। तो सभी चाहते हैं शरणागत हो, वो होता नहीं है, खून में नहीं है, कैसे करें। पहला महापौर थे भसीन जी के कार्यकाल आपको रहा, कैसा उनका सहयोग मिलता था कि नहीं मिलता था, कि दूरियां थी? मैं आपको एक चीज कहूंगा कि 5 कार्यकाल हो गए हैं मेरे को देखे देखे। पहला अनीता लोधी जी, दूसरा रविरतन भसीन जी, तीसरा निर्मला यादव जी, चौथा देवेंद्र यादव जी, और 5वें अभी रनिंग में चल रहे हैं नीरज पाल महापौर जी। 5 महापौर का कार्यकाल में मैं 3 कार्यकाल में तो हूं, और लेकिन मैं ये 5 महापौरों में दिल से कहूंगा, मेरा किसी दल से या किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं है कि विद्यारतन भसीन जी का जो कार्यकाल था, मुझको तो बहुत लाड करते थे वो, क्योंकि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। मुझे कहते थे वो कि क्या चाहिए तुमको करके। उनकी जो सोच थी, उनका जो दृष्टिकोण था शहर के प्रति कि कहाँ नाली है, कहाँ पुलिया है, और जानकार थे अच्छे। एक अच्छे महापौर के रूप में मैंने देखा उनको, और उनकी सरकार भी थी तो उनको भरपूर उनको सहयोग मिलता था।
देखा गया अक्सर सामान्य सभा में आप हंसी ठिठोली करके कई सारे सवाल क्वेश्चन आपके आने से वहां पे एक माहौल अलग टाइप का बन जाता था। तो क्या ये चर्चित होने के लिए करते थे कि ये नेचर ही है आपका कि हंसी ठिठोली करें और अपनी बातें भी रख दी? क्योंकि ऐसा था सदन में कोई बोल ही नहीं पाता था, लेकिन उस बीच अपनी बात को इस अंदाज में रख देते थे। ये क्या है था तरीका? रमेश भैया, मैं नेचर से तो बहुत हंसमुख प्रवृत्ति का हूँ, गुस्सैल भी बहुत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अब जनप्रतिनिधि बन गए हो और कुछ दिन तक मैं बहुत टेंशन में रहा कि काम नहीं होता यार, कोई पूछता नहीं है यार। फिर मुझे किसी सीनियर ने सलाह दी, बाबू नगर निगम में आ गए हो, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसी वक्त बीत जाएगा। क्या है, आपके चेहरे से सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई कि अब तो होना जाना कुछ नहीं है, कितना भी सर फोड़ लो। तो अपना अंदाज बदल दिया और लोगों को पसंद आने लगा और मैं उसी भी आजकल चल रहा हूँ। बड़ा स्नेह मिलता है इस अंदाज में लोगों का। हाँ भैया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस रूप में देखते हैं और मुझे कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और मुझे आप लोग का भी प्यार मिलता है, आप लोग भी खड़े रहते थे, साथ में सहयोग करते थे कि राज भाई आप आए नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है। तो कई पत्रकारों का फोन भी आता था, आ जाओ यार, पूरा सदन सुना सुना लग रहा है। तो आप लोग का भी धन्यवाद। गंभीर बातों को हंसते हंसते बोल देना ये अदा है मतलब आपकी। अगर आप गंभीर बातों को गंभीर रूप से भी कह दोगे तो वहां कुछ होना नहीं है, स्पष्ट है। तो कहीं अपना सर माथा गरम बीपी बढ़ाने से है, तो हंसते खेलते सब समय बीत जाए। अभी ऐसा कौन कौन सा वार्ड में काम करा चुके हैं जो लगता है कि ये बड़ा काम था? क्योंकि वहां पे काम बीएसपी तो बहुत कम करने देती है, लेकिन ऐसा कौन सा बड़ा काम करा दिए हैं जो जनता देखती है तो खुश होती है कि ये काम हमारे पार्षद ने करा दिया? रमेश भैया, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि मुझे 15 साल यहाँ पे हो गए हैं लगातार। मैं वार्ड के एक एक समस्या से परिचित हूँ। उसमें कुछ समस्या जो है हमारी खुद की पैदा की हुई है। जब हम कब्जा ही कर लेंगे, पानी निकलने का रास्ता नहीं देंगे, तो स्वाभाविक पानी हमारे घर में घुसेगा। लेकिन मैं देखा था कि बरसात का फ्लो जब आता है तो बोरिया मार्केट से लगभग सड़क 4 से होते एक नाला निकलता है बीएसपी का। तो उस नाले में पानी का बहाव कम हो गया था। तो माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी की पिछले कार्यकाल में मैंने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने 20 लाख रुपया मुझे कि भैया ये 20 लाख रुपया आपको मैं देता हूँ, आप अपने वार्ड में कुछ अच्छा कराइए। तो मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस मतलब 4-5 सड़कों को बरसात में बरसात के पानी के जो घरों में घुसता है उसे निजात दिलाने के लिए आज वो नाली को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। पिछली बरसात में एक भी वाकया नहीं हुआ कि किसी घर पानी घुसा। पानी की दिक्कत थी वहां पे, जो शुद्ध पानी मिल सके उसको लेकर कुछ काम किए थे आप? एटीएम ओटीएम लगाए थे और बस स्टैंड भी कुछ बनाए थे, वो किस टाइप का था, क्या था? पिछली बार मेरी पार्षद निधि बची हुई थी। मैंने कोविड में कुछ पैसा लोगों को राशन के लिए, दवाई के लिए वगैरह के लिए खर्चा किया और अंतिम राशि बची थी। तो एक मेरे दोस्त की भांजी थी, बहुत प्यारी थी, मुझे भी मामा मामा कहती थी। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने वहीं पर बिल्कुल वार्ड के बीचों बीच हनुमान मंदिर के पास एक ठो किट्टू दुबे की याद में मैंने एक ठो बस स्टैंड का निर्माण किया है, जो मुझे उम्मीद है कि वहां से बच्चे जो सफर करेंगे भविष्य उनका उज्जवल हो। पानी का भी बनाए थे आप? पानी के लिए मैं बहुत दिन से प्रयासरत था। तो माननीय विधायक और महापौर जी ने कहा, ले यार सबसे पहले तू ही बना ले, तेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। बोला नहीं भैया, अगर आप लोग, तो उन्होंने सबसे शहर का सबसे पहला मेरा सौभाग्य रहता है कि पहली शुरुआत मेरे यहाँ से ही होती है। पहला वाटर एटीएम मेरे यहाँ पे लगाया है और उसका अच्छा हमको प्रतिसाद मिल रहा है। लोग दिन भर में मुझे 3 बार पानी भरना पड़ता है, मैं स्वयं भी कई बार पानी भरता हूँ उसमें मोटर लगा के। तो पब्लिक को सुविधा हो रही है साफ पानी की। आप रवि आर्या से अभी तक जो विधायक हैं देवेंद्र यादव का कार्यकाल को देखें, इन जो अभी की राजनीतिक है उसमें कितना परिवर्तन देखते हैं? ऐसा क्या बदलाव देखते हैं जो कहीं खटका आपको लगा मन में कि ये राजनीति अब जो हो रही है थोड़ी सी बदल गई है? क्या लगता है? रमेश भैया, सब ठीक बोल रहे हैं आपने। मैं राजनीतिक परिवार से तो था नहीं, हम लोग श्रमिक थे और
और मैंने कहा ना कि लड़ते लड़ते हम लोग वहां तक पहुंचे, बोले नहीं हमको भी करना चाहिए। लोगों ने बोला करो यार तुम तो मैं शहर में सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, मैं हम लोग जब छोटे थे तो रवि आर्य जी थे विधायक, बड़े नामी व्यक्ति थे। फिर निरंकारी जी थे। फिर शहर में एक और नाम था जो बड़ा नाम है हमारे प्रदेश के लिए, पांडे जी। फिर कुरैशी जी हैं। ऐसे करके अभी माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी हैं। तो इनको मैंने देखा, लेकिन मुझे भिलाई की राजनीति में एक चीज बहुत बुरी लगी और बहुत तकलीफ हुई इससे, जो मेरे मन को कचोटा, कि हम जिस शहर में रहते हैं और बड़े नेताओं को हम लोग आइडल मानते हैं, जो है किसी भी दल के रहे वो, हम इनको देखते देखते बड़े हुए हैं। वो पिछले तीसरे कार्यकाल के नगर निगम में हमारे एक पार्षद साथी जो हरिओम है, उनके ऊपर जो आपसी द्वेष के कारण जो उनके पे धारा लगी थी, उनको जेल जाना पड़ा। दुर्भावनावश जो लोगों ने हरकत की थी, उसके बाद से मुझे लगा कि हमारे शहर में राजनीति का पतन, अच्छी राजनीति का पतन शुरू हो गया। ये इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए कि किसी को फंसाना, किसी को जेल भेजना। और आज देखिए वो उस मामले में बरी हो गया है और दोबारा चुनाव जीत के आया। लेकिन हमारे शहर को जो मिला कि पार्षद को जेल भेजा गया झूठे मामले में, ये शुरुआत अच्छी नहीं थी। क्या लगता है कि अभी जो आप ऐसा क्या बदलाव आया कि निर्दलीय से आप कांग्रेस के, क्योंकि बीजेपी में लंबे समय तक रहे, फिर कांग्रेस में आने का कैसे सूझा, कैसे टिकट मिला, इसकी कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप आए कांग्रेस में? कहानी तो यहाँ पर भी बड़ी, आपको तो सब मालूम है, आपसे क्या छुपा है, और शहर भी जानता है। मुझे मैंने महापौर चुनाव में जब निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद में हमारे शहर में मेरे साथ तनातनी का माहौल था। जो मेरे समर्थक लोग थे, जिन नेताओं के साथ मैं रहता था, वो भी खुल के मेरे मदद करने में डरते थे और शहर में तनातनी चल ही रही थी। तो दूसरे जो जिस दल में था, उस दल के जो दूसरे नेता जो मेरे समर्थक थे, वो खुल के आने में, मेरी मदद करने में डरते थे। तो मुझे लगा कि अब इस दल में रहने से अच्छा है कि अब दूसरे दल में चले जाऊं, क्योंकि जिनके शरण में मैं हूं वो खुद भी घबरा रहे हैं, दिल से मदद नहीं करते हैं, हमेशा झूठ बोल देते हैं, हो जाएगा कोई बात नहीं देख लेंगे। तो मुझे लगा कि अब मुझे दल बदलना पड़ेगा। तो मैंने कांग्रेस में माननीय देवेंद्र यादव जी से निवेदन किया कि मैं अभी आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भैया अप्लाई कर दो आप। तो नाम आपसे वापस लेने के 5 मिनट पहले मेरी टिकट फाइनल हुई। चलो जैसे भी हुआ, अब तो कांग्रेसी हो गया हूँ। एक चीज ये था कि अभी तक जोन अध्यक्ष साल भर पूरे हो गए और एक बड़ा चर्चा रहा कि आपको एक रूम तक नहीं मिल पाया। सत्ता सरकार होने के बाद भी एक कमरा तक नसीब नहीं हो पाया जोन अध्यक्ष को। तो कहाँ खामियां दिखती हैं कि अधिकारी बेलगाम हो गए, कहाँ दिक्कत हुई कि 1 साल हो गए आपको कमरा तक नसीब नहीं हुआ, जोन अध्यक्ष जहां बैठ के अपनी लोगों से मुलाकात कर सके, बैठक ले सके, ऐसा क्यों हुआ? ये तो आपके जानकारी में है, आपने भी इस मामले को उठाया था। बशर्ते मैं कहना चाहूंगा, ये जोन अध्यक्ष का कमरा बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये बनता है कि जब आपने एक नाम दिया है, एक पद दिया है, उसकी गरिमा है और उसके हिसाब से आपको उसका सम्मान भी करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, खैर मुझे कमरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि भाई कि सबके लिए कमरा है तो हमारे लिए क्यों ना हो। तो उस बात पे थोड़ा सा बुरा लगा था, इसलिए मैंने उस बात को उठाया था कि भाई जब सब लोग कमरा रखे तो एक कमरा हमारे लिए भी कर दो। हालांकि उसकी जितनी आवश्यकता नहीं है मुझे, और अध्यक्ष मैं समझता हूं कि मेरे को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, इतना ही बहुत है। तो कब तक मिल जाएगा कमरा, ऐसा कुछ लग रहा है? कमरा तैयार हो गया है लगभग। और वहाँ जो आत्मानंद स्कूल का जो चल रहा है, आत्मानंद स्कूल चल रहा है, वहाँ की प्रिंसिपल ने कलेक्टर्स पे आपत्ति भी कर दी है कि ये जो कमरा बन रहा है, ये जो ऑफिस है, यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, बेहुदा लोग आते हैं ऐसे करके। तो लगता है वो ऑफिस भी जल्दी यहाँ से हटने वाला है। वो भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। वो भी नहीं मिलेगा, खैर कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करेंगे ही, 14 पार्षद हैं और जनता का भी काम है ऐसा करके।
मैं एक बड़ा अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि शहर सरकार में हो, अगर कार्यकाल 1 साल का कार्यकाल देखा जाए आप लोग का, है ना, शहर सरकार का, तो 1 से अगर 10 नंबर देने की बात आए तो आप कितना नंबर देंगे? देखिए भैया, मैं ऐसा कहूँगा कि मैं नीरज पाल जी को मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, और कहीं ना कहीं उनको मैं फॉलो भी करता हूँ कि बड़े गहरी सोच रखने वाले हैं। ये 5 महापौर में मैं देवेंद्र यादव जी तो खैर भाजपा सरकार के शिकार हो गए थे, तो उनका कार्यकाल थोड़ा डगमगा गया था, और उनका उम्र भी बहुत है, तो उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत समय है उनको अभी तो, और उनको राजनीति में सफर करना है। दूसरे जो महापौर के रूप में अगर मैं देख रहा हूँ नीरज पाल जी, इनकी बहुत सोच अच्छी है, बड़ा लंबा प्लान, अच्छा सोच रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य वही है कि नगर निगम को साल भर उन्होंने बहुत हिसाब से चलाया है, और एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं। थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन उनका शैली और उनकी जो सोच है बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि अगर सरकार में हूँ तो, लेकिन भविष्य में हम अच्छा काम करेंगे। ये आपने सुना, पार्षद हैं और जोन अध्यक्ष भी हैं, जो बड़े हंसते ही बड़े सादगी तरीके से अपनी बातों को कहते हैं, सदन में अच्छे से उठाते हैं, और हंसी ठिठोली भी करके बड़े गंभीर विषय को उठा भी लेते हैं और बता भी देते हैं, और कैसे यहाँ तक उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक उपलब्धि पाई है। क्योंकि बड़ा अभाव भी देखा है इन्होंने, अभाव देखने के साथ, और जनता का प्यार इतना मिला कि 2-2 बार निर्दलीय, उसके बाद फिर टिकट मिला कांग्रेस से, तो विजयी हुए हैं ये, और भविष्य में अपने वार्ड का इसी तरह काम करते रहेंगे। प्रभा टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।